नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका यूसीएन पॉडकास्ट में। जैसे कि यूसीएन पॉडकास्ट में अब तक के हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस आपका भी रहा है कि नए-नए फ़ील्ड से, अलग-अलग फ़ील्ड के टॉप लीडर्स, टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर से, पॉलिटिकल सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से हम आपके सामने पेश करते हैं। उनकी लाइफ़ की जर्नी से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक इंस्पिरेशन है, हमारे स्पेशल गेस्ट रोहित गोयल सर। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका यूसीएन स्टूडियो में, थैंक यू सो मच यूसीएन अंकित। पॉडकास्ट में भी। सर के बारे में मैं बताऊँ, सर 20 साल से लीडरशिप जो कॉर्पोरेट लीडरशिप में है, काफ़ी लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। ही हैज़ बीन ही हैज़ डन इंजीनियरिंग उन उसके बाद काफ़ी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में ही हैज़ बीन द नेशनल लीडर एंड नाउ अभी बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं अमेज़न के करंटली हमारे इंडिया के भी एंड ऑल्सो सबको इंस्पायर भी कर रहे हैं एज अ ट्रेनर भी है, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। तो क्या क्या है सर, मतलब पूरा पैकेज ही है सर आपका तो। लेकिन सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपकी जर्नी कैसी रही है फ्रॉम इंजीनियरिंग टू टुडे। सो थैंक यू अंकित फॉर हैविंग मी हियर। मैंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद एमबीए किया। एमबीए करने के बाद में मैंने जॉब ज्वाइन करी एक सीमेंट कंपनी में। सीमेंट कंपनी के बाद 5 एक साल मैंने काम किया उस सीमेंट कंपनी में। उसके बाद मैंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम है मारुति सुजुकी, जो परिचय की मोहताज नहीं है। 2005 में मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन करी, एक तरह से कह सकते हैं। और उसके बाद मारुति करी, उसके बाद जनरल मोटर्स में मैंने कुछ टाइम काम किया और फिर जनरल मोटर्स ने डिसाइड किया कि दे विल क्विट इंडिया। जनरल मोटर्स के जाने के बाद में मैंने कई डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, जिसमें बजाज ऑटो भी है। और मैंने एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में भी काम किया, एग्रीकल्चर में भी काम किया, किसानों के साथ काम किया हमने। और पिछले 2-1 साल से मैं कंप्लीटली ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और क्रिएटिव फील्ड में मैंने अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ मैं साथ में, बिकॉज़ मेरे को इंडस्ट्री और टेक्निकल चीज़ों का शौक शुरू से रहा है और मैं हमेशा उसके साथ जुड़ा रहूँगा। दैट्स रियली ग्रेट सर। आपने बताया सर जीएम जब ना इंडिया छोड़ा, उसके बाद ले-ऑफ्स हुए, डाउन टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा आया था वो होगा वो टाइम पे, क्योंकि ले-ऑफ्स के बाद क्या मुश्किल रहा आपके लिए वो टाइम या कुछ हाँ, नहीं वो कैसे बहुत फेस ही किया उसे? ये भी जानना चाहूँगा मैं। अगर मैं उस वक़्त की बात करूँ तो वो बहुत ही मुश्किल समय था। ख़ास तौर से इस बात को अगर मैं जब भी सोचता हूँ कि मैंने कभी लाइफ़ में फेलियर ही नहीं देखा था। मैंने इंजीनियरिंग करी, बहुत अच्छे नंबर से करी थी, एमबीए किया, गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मैंने जॉब करी तो जॉब में भी मैं अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहा था, हमेशा फ़ास्ट ट्रैकर रहा, अच्छे-अच्छे प्रमोशंस मिलते रहे, अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस मिलती रहीं। तो कभी कोई बहुत बड़ा फेलियर देखा ही नहीं था। और ये भी फेलियर नहीं था, जनरल मोटर्स ने एक बिज़नेस डिसीज़न लिया और उन्होंने सोचा कि उनको इंडिया में बिज़नेस नहीं करना है और उन्होंने क्विट कर दिया। सो आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक tens of thousands of people, I was also not prepared how to handle this situation, because we are having a kind of lifestyle, we are having some responsibilities, education, health, rentals, and daily needs also. So from where that money will come? So that question was there. Second question was that, no, how will I get a job? Will that be a blot on my career? So those kind of issues were there, and I was not prepared. बट जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी चीज़ शायद मेरे जीवन में कोई हुई नहीं थी। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके साथ होनी चाहिए, लेकिन उस एक कैटास्ट्रॉफ़िक इवेंट ने जितना मेरे को सिखाया, जितनी मेरे को लर्निंग्स दी और जितनी मेरे को अ, इंस्पिरेशन दी कि फाइट बैक करना है, तो मैंने फिर फाइट बैक किया। और ना सिर्फ फाइट बैक किया, फिर मैंने एक बुक भी लिखी, फॉल डोंट फेल, जिसमें मैंने कोशिश करी कि मैं उस हर इंसान को जो जिसकी जॉब जा चुकी है या जा सकती है, उसको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि फॉलिंग इज़ इनएविटेबल, फॉल तो होगा, बट कमिंग बैक बिगर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इज़ ऑलवेज अ चॉइस दैट यू कैन मेक, एंड इट इज़ पॉसिबल। So that was a turning point for my life also, and it made me an author, and it made me a person
who knows now how to deal with failures. हमारा सोशल फैब्रिक अंकित ऐसा है कि ना स्कूल में, ना घर में, ना समाज में हमको फेलियर्स से सीखना सिखाया जाता है। हमको हमेशा हर चीज़ सिखाई जाती है, सक्सेसफुल कैसे बनो, नंबर 1 कैसे बनो, चैंपियन कैसे बनो, जीतो कैसे, लेकिन ग्रेसफुली हारो कैसे, और हार के या गिर के वापस खड़े कैसे हो, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कम होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है सर। फॉल डोंट फेल आपका जो बुक का टाइटल है वो उसको बहुत अच्छी तरह से आपने डिफाइन भी कर दिया है, एंड इट्स बिग, कह सकते हैं एक एनेक्डोट है सबके लिए, एक बहुत बड़ा एक थॉट है सबके लिए, दे शुड कीप इन माइंड। आपका अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी राइटअप्स आपके बारे में लिखे गए हैं, आपने लिखे हैं, आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी हैज़ बीन 1000%। कहाँ से इतना पॉजिटिविटी आपकी आती है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाते हैं सर? कॉन्शियस एफर्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं तो एक तरह का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एंड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज सो इनॉर्मस कि आप अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको आउटकम आता ही आता है। मैं तो ये कहूँगा कि पॉजिटिव थॉट्स के अलावा और ऑल्टरनेटिव ही क्या है। नेगेटिव थॉट तो आपको ना काम करने देगी, ना सोचने देगी, और धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देगी एक्चुअली। सो पॉजिटिविटी, जेन्युइन पॉजिटिविटी, आई एम नॉट सेइंग कि आप हर बुरी चीज़ में, या सोचो कि हर बुरी चीज़ को एम्ब्रेस आप एक ही तरह से कर सकते हो, ये तो नहीं होगा। बट हाँ, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, और अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं भी है तो आप फ्यूचर को पॉजिटिव सोच सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय मैनिफेस्टेशन, एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स मी पॉजिटिव। और सर आपके योगा लाफ्टर क्लब भी आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, वो इनिशिएटिव के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे सर? देखो, मेरा लाफ्टर योगा के साथ में तो मैंने एक मूवी देखी थी, खोसला का घोंसला। उसमें अच्छा। कुछ ओल्ड पीपल दिखाए हैं, अनुपम खेर एंड सम ओल्ड पीपल, जो पार्क में लाफ्टर योगा करते हैं, और ज़्यादातर लोगों की इमेज लाफ्टर योगा के बारे में ना उस मूवी से या उस तरह के ही इंसिडेंट से बनी कि वो कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोग्राम है। बट जब मैंने उसको डीपर समझा और एक लाफ्टर योगिस्ट ट्रेनर से मिला मैं, तो कुछ बातें मेरे को स्ट्राइक करी। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि हम जब छोटे होते हैं ना तो हम बहुत हँसते हैं, और हँसना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे लंग्स में एयर जाती है। तो मेडिकल रीज़न तो ये हो गया। और हँसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप हँसते हो ना, तो आप लोगों से कनेक्ट अच्छा करते हो, और आप निरंतर अगर हँसते हो और कॉन्शियसली हँसते हो तो आपके चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है। तो एक तो ये था कि मेरे चेहरे पे ना नेचुरली स्माइल नहीं आती थी। तो मैंने अच्छा। जब लाफ्टर योगा शुरू किया तो मेरे चेहरे पे स्माइल भी आनी शुरू हुई, नेचुरली, विदाउट एनी रीज़न। दूसरा, लंग्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ज़ोर-ज़ोर से हँसना, और कहीं न कहीं आर्ट ऑफ लाफ्टर ना हम खो देते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ कह लो, सीरियसनेस कह लो, हम अपनी लाइफ़ को, जॉब को, काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा मिशन है। I took proper professional certification training of laughter yoga facilitator, and then I started a club called Laughter Yoga Club. So ये थी मेरी लाफ्टर योगा शुरू करने की, सीखने की इच्छा का कारण, और उसके बाद में उसको एक मिशन की तरह से लोगों तक पहुंचाने का कारण। क्या सर आगे क्या मिशन है इसका, लाफ्टर योगा क्लब का, कुछ बताना मैं चाहेंगे? तो, हाँ, नहीं मैं समय कम निकाल पाता हूँ लाफ्टर योगा क्लब के लिए, लेकिन जो इसका नाम है लाफ एवरी डे निर्वाणा। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सेशंस को निरंतर करूं, और जो भी लोग, ऑनलाइन करता हूं मैं ये, और जितने भी लोग उसमें जुड़ते हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अच्छी लाइफ स्किल दूं। कई सारे कॉर्पोरेट्स में भी मैंने वर्कशॉप्स करे हैं, और कॉलेजेस में भी करे हैं, जहां पर मैंने लाफ्टर योगा के बारे में लोगों की गलतफहमियां भी दूर करी और उनको एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। तो यही है मिशन मेरा लाफ्टर योगा के लिए तो। तो सर ये लाफ्टर योगा योगा जो है, आप एज यू हैव बीन ट्रेनिंग लीडर्स, क्या लीडरशिप में भी काम आता है सर? बेहद बेहद काम आता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला, एक तो ये बहुत ही अच्छा सोशल कनेक्टर है। तो लीडर का काम ही कनेक्ट करना होता है। अगर वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो लीड कैसे करेगा। सो जिसे कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में बात करने का सबसे अच्छा ज़रिया होता है स्माइल। आप किसी भी कंट्री में जाएं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप स्माइल करते हैं तो सामने से स्माइल आती है वापस ज़्यादातर, राइट। तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आप, जैसे मैंने बोला, लाफ्टर योगा करते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, आप एक स्माइलिंग पर्सन हो जाते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन लीडरशिप ऑल्सो, बिकॉज यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल मोर।
Plus, as a leader, you also go through a lot of stress, and laughter yoga is a big stress buster, because when you laugh out loud, then there are hormones called endorphins, which are positive hormones. They releases, and when they releases, it makes you happy. So a happy person can be a great leader, actually, not a sad That's person. true. That's true. That's true. Talking about your leadership experience, आपके एक्सपीरियंस को आपने बुक्स में तो उतारा ही है काफ़ी अच्छी तरह से, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी फैमिली का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, साथ में पीयर्स का भी रेजिस्टेंस होता है, तो हैव यू फेल्ट दैट व्हेन यू शिफ्टेड टू राइटिंग? हाँ, ये एक बहुत ही डिफरेंट पाथ था, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम ऑल्सो, कि आई बिकेम फुल टाइम ऑथर. नो, दैट वॉज नॉट द केस. सो आई वॉज fulfilling my other responsibilities also, and other passion also. As I said, I am a technical person. I like to get associated with technical things, and try to make organizations successful. So that part was also going on. But coming to my writing and resistance from family, no, there was no resistance as such, and they were very supportive. They encouraged me with all their good words, and supporting in terms of giving me environment where I can write and read also. So that was there. As far my leadership experience is concerned, so I became a leader in the sense of having a title around 20-25 years back, when I started leading team. But frankly speaking, what I have learned is that leadership is not about having a title. A class monitor, and it is not about age also. So a class monitor is also a leader. And even if you are not a monitor, because again it is a title, or a school captain, still you will feel that in your school days or in your college days, people among your friends, you will find one person or maybe few person who are different from others, who you like to follow, to whom you go for advices, right? These are the people who are actually, title-less leaders. In our office setups also, in corporates also, not your hierarchical boss is always your leader. There are people within your peer group also, or may not be your direct boss, but a senior in the company, but you admire that person, right? That is, I call as title-less leadership with willingness of the follower. So there is no compulsion, there is no threat, there is no gain, but I still follow someone, right? It comes from within, and that within is called as leadership of that leader. लीडरशिप्स की बात चल ही रही है सर, काफ़ी अच्छी तरह से आपने डिफाइन किया, लेकिन आपके लाइफ में भी कोई ऐसे लीडर्स है जो जिन्हें आप फॉलो करते हैं अभी भी? सो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, और मैंने तो क्योंकि कॉर्पोरेट्स में काम किया है, लगभग 3 दशक होने वाले हैं. फॉर लास्ट 3 decades I have met so many people, so many leaders directly. I have also led teams for last 20-25 years. Small teams, large teams, spread across the country, spread across the globe also, those kind of setups. I have seen, many sides and dimensions of leaders. I have seen leaders of multiple characters, right? I don't see myself as, someone who knows all, right? I have also made mistakes. I have also learned hard way by, falling down and then getting up and then learning from that fall. So I've done all kind of experiments also. But more than that, I have learned from others, the people I have worked with. They might be my bosses, or they might be my leaders, or they might be my juniors also. I've learned from my juniors also, because they are also individual leaders, and sometimes they are also leading teams. So they do fantastic things. My peers also, my colleagues also. So I've learned a lot. Probably what I have done is I have observed them very intently, and probably my memory served me well, and I recorded all those small things that I have learned from, my seniors, my juniors, my peers, and that, gave me a lot of clarity on what is actual leadership, titleless willingness. Yeah. दैट्स ट्रू. आपके ये एक्सपीरियंसेस को आपने आपकी बुक में भी उतारा है सर, क्रेडी वर्सेस गूफी. हाँ, तो यस. अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो क्रेडी वर्सेस गूफी, जहाँ फॉल डोंट फेल जो थी, वो पूरी रेजिलियंस के बारे में थी, कि इफ़ यू फॉल देन यू कैन कम बैक.
खिलाड़ी माइंडसेट जिसे कहते हैं, हारते हैं ना खिलाड़ी रोज और फिर वापस आते हैं जीतते हैं, तो वो फॉल डोंट फेल उसके बारे में थी। लेकिन क्रेडी वर्सेस गूफी इज ऑल अबाउट being credible. So what I've learned is that if you want to say differentiate between say a manager and a leader, the differentiating factor is credibility. A manager may be a person who can bring good results, have a very hard working attitude, a good orator, a good planner also, a good executor also. But if people don't trust that person, don't find that person authentic, him or her, don't find credibility in that person, right? People don't follow. People observe, people do follow, but unwillingly, not by choice, but by force. Because that leader can make or break something. Maybe their career, maybe their promotions, maybe their grades, maybe their increments, maybe their transfers, maybe their day to day life. They can impact that. What I am looking for is a leadership which is titleless. There is no threat, there is no incentive of following a person, but still people are following, and that is what comes with credibility. And that is my learning of seeing hundreds of leaders across the country, across the industries, across the ages, that credibility is the single most factor which differentiates from a leader and a non-leader, a great leader and an average leader. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट जेनजीज की अगर मैं बात करूँ सर, जेनजीज दे हैव बीन वेरी upfront, they have been very up forward, which sometimes looks like being arrogant, but हाँ, आर जनरेशन पीपल, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन, या मिलेनियल्स और लेट बूमर्स की भी बात करें, दे फाइंड देम वेरी इंसल्टिंग व्हेन दे टॉक, थोड़ा सा एरोगेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। बट आर दे अ गुड लीडर्स? कैन दे बी गुड लीडर्स? और उन्हें कुछ एडवाइस आप देना चाहें, क्या कहेंगे? मैं तो मिलीनियल्स और लेट बूमर्स को एडवाइस देना चाहूँगा कि Gen Zs are fantastic actually. And as you rightly said, they are very straightforward. And that is what authentic people do. They don't घुमाओ-फाई बातें which we do. हम एक लाइन को एक पैराग्राफ की तरह से एक्सप्रेस करते हैं. Which was our style, which is not bad also, which is also fine. But if we have to work together, millennials, late boomers, and Gen Zs, and tomorrow alphas, right? We have to walk towards them. We can't expect them to walk towards us. They are the one who has to take this world forward, right? And we have to work together. We have experience, we have certain good things, we have seen a lot many things. They have energy, they have they also have ambitions, right? And they are straightforward, which is absolutely fine with me. What is not fine with some of the people, which probably you are referring to, are they are not ego massagers. They will not, write a paragraph, "Dear sir, with due respect, I beg to request you if you can give me 1 day leave because I'm sick." Now this is us. What Gen Z will do is, "Sir, I will not come today." Or maybe, "I will not come today." सर भी नहीं होगा शायद उसमें, और बहुत अच्छा हुआ कुछ तो, "सर, I will not come today as I am not feeling well. Thank you." विद ड्यू, ये रिस्पेक्ट इतनी यहीं तक है, ये ठीक है? तो हाँ, मतलब ये हाइट हो गई है ना. राइट, ओके। So this is fine. We should be fine with it. See, there are 3 things. One is intent, second is content, and third is approach. So if the intent is fine, let's not focus too much on content. कि उसने एप्लीकेशन में क्या लिखा, वो आपको बता रहा है ना कि वो आज वो नहीं आएगा, हो गया कम्युनिकेशन. इंटेंट ठीक था उसका, वो आपको बताना चाह रहा है कि वो नहीं आएगा. कंटेंट में आपको प्रॉब्लम है, और अप्रोच में भी हो सकता है कि वो आपको फ़ोन करके नहीं बता रहा है, आपको मैसेज ड्रॉप कर रहा है. इज़ दैट गुड इनफ? ही शुड सेंड एन ईमेल, नो? सो दैट इज़ द अप्रोच पार्ट. ईमेल में भी वही लिखता ना कि डियर सर, आई विल नॉट बी कमिंग टुडे, थैंक यू. सो लेट्स फोकस मोर ऑन द इंटेंट पार्ट, राइट?
And of course, if it is disrespectful, I don't say that, you or we should accept disrespectfulness also. But let's not forget one fact, that these Gen Zs are nurtured and taken care by us. So if there is any flaw, we are also part of it, right? Yeah. Yes. We are part of it. We have not made them learn respect, perhaps. So if we are feeling it, uh, let's be little empathetic towards them and towards us also, that we are also part of it. Correct their behavior in case it is crossing the line, and that is true for any generation, anywhere. But let's not stigmatize and corner Gen Zs like they are bad people. Yeah. Actually, late boomers के लिए millennials का भी यही हाल था. हाँ. They also used to think that about them Yes. the same, in the Yes. same way. Yes. So generation gap है, we cannot do Yes. anything for that actually. हमने अपनी दादी नानी से वही सुना है, हमारे ज़माने में ये होता था. हमारे हमारे से नेक्स्ट जनरेशन अपनी दादी नानी से, यानी हमारे माता पिता से यही सुनते आ रहे कि हमारे ज़माने में ये होता था. तो हम भी शायद आज से 20-25 साल किसी को बता रहे होंगे कि हमारे ज़माने में ये होता था. तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनरेशन दर जनरेशन वो चलती आ रही है बात. चलती आ रही है. क्रेडी वर्सेस गूफी की बात करें सर, लीडरशिप्स के काफ़ी ज़्यादा आपने किस्से बताए हैं. आई वुड रादर से उसको बॉलीवुड से भी कनेक्ट किया है, पर जेनजी से अगर हम कनेक्ट करें तो कोई एक किस्सा अगर आप सुनाना चाहे, कोई जेनजी लीडर आपके साथ में आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, नॉट फ्रॉम द बुक बट यस फ्रॉम योर लाइफ. हाँ. सो एक जेनजी लीडर के बारे में बताता हूँ मैं, एंड आई नो दैट जेनजी लीडर पर्सनली, राइट. So she was president of one of the clubs in her college, and there were people who were supposed to help and help in organizing an event, but they were not doing their duty. They were chit-chatting, they were passing time, but this president was very, very workaholic kind of person and want to do the right things, and she was like very concerned about that the event should go seamlessly, but she was not getting the right support. So she started working a lot and doing the jobs that she was not supposed to do and her team members were supposed to do, but she took the lead and she started doing the job herself. And then slowly two things happened. Slowly, when people saw that she is doing the job which they were supposed to do, they also came along. So that was like leading from the front, taking the extra responsibility when the support is not coming. She tried. It was not the case that she has not tried. She tried that. But that was not the unusual thing. Unusual thing was when the event went successful and there was a speech given by that president about, vote of thanks. She thanked each one of her member for their contribution. And it was not just for sake of mentioning their names and proving that, I am being very kind to you, though you were not. She pointed out the good things that each one of her team member has done afterwards. Initially they were not helping, but when she started working, they also started helping, and there were contributions from each one of them. She remembered that, and in her vote of thanks speech, she mentioned that those points. So that was in the first event of her presidentship, right? 3 more events happened, and she got rocking support in each one of those events. And that is what Credi people do. They lead from front. They slowly bring people into their fold by being genuine and credible, and they genuinely appreciate people in public. So these are the few things which I learned from that experience, that instead of becoming bitter, which was a very easy choice, she became better, and she also lifted her own team to a different level. Yeah. That's great. I hope I replied your question about Gen Z's, what you were asking. Yes, sir. Talking about leaders, do you admire any leaders of India, corporate leaders, political, anyone?
See, since I have not mentioned the names in the book, neither in Fall Don't Fail about any names, and in Creddy versus Goofy also I have not mentioned any name. Be it from my own real life or the people I know, or from political or sports or cinema, etc. I have not mentioned any name because um, one is that mentioning a name makes it feel like that this is a perfect leader. And I believe that none of us and none of us before us was also perfect. No one is perfect. We are all work in progress. But I have liked many things of many people in bits and pieces, and that is what I have collected in the book. I am also not a perfect Creddy, right? I am also not someone who has practiced these 36 competencies or traits completely, fully. No, I have not done that. But I have seen uh, people doing it, right? In bits and pieces. Some people doing these good things, some people doing that good things. So like that, I can quote one example, which there is an image also in the book. When we won 2011 World Cup, right? MS Dhoni was captain, but when it comes or when the trophy was given to the team, he stood in the corner and he, you know, let others take the limelight or center stage. He was the captain. He made, I think, brilliant 91 not out. He made that iconic last sixer also. So he has all the right to hold the trophy in his hand, be the center, stand in the center stage. But no, he gave chance to someone like Sachin Tendulkar, who was playing in his last World Cup, and of course, uh, iconic player for India and for the world of cricket. Uh, and people like Suresh Raina and Yuvraj Singh, of course, they are all super brilliant players, but captain has the right, but he was standing in the corner. So that is one moment which made me realize that, greatness also comes when you share the limelight or when you let people take the limelight instead of always you in the center. Yeah. And India has produced and world has produced so many uh, good leaders and, uh, those who are worshipped across. Gandhi ji, for example, right? We have learned a lot from his life. So likewise, there are many people from business world, from political world, from art and cinema world, which I admire, and of course from my own circle. टॉकिंग अबाउट सिनेमा सर, बहुत सारे डायलॉग्स भी मेंशन्ड है बुक में. जो फॉर्मेट है एक्चुअली क्रेडी वर्सेस गोफी, व्हिच आई हैव रेड टिल नाउ, आई हैव नॉट रेड फुल्ली बट यस, आई एम रीडिंग, आई एम इन द प्रोसेस राइट नाउ. काफ़ी यूनिक फॉर्मेट है एक्चुअली बुक का, कि यू स्टार्ट अ चैप्टर विद अ डायलॉग, you tell the story, you tell the moral, now you give an activity for the from each chapter, how you can rank yourself in the credit score. So that I found very unique and very actually काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको और डाल देती है बुक के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उसे अडेप्ट करने में बहुत हेल्प करती है. तो व्हाट इंस्पायर्ड यू, मूवी के डायलॉग्स कैसे उठाए सर? आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज है, ये भी मैं जानना चाहूंगा. No, I am definitely fond of movies, and we Indians, whether we watch movie or not movie, we are all filmy by dil se, right? So when I write or when I make leadership workshops also, I keep, three pillar principle in mind. It should be educating, it should be engaging, and it should be entertaining. So education part is about leadership, is about being credible. Engagement part comes from that last part, which is evaluate yourself or any leader that you want. So I have given credit points and credit score. And entertainment point is coming from that Bollywood dialogue. So a book should be fun to read. I'm not saying book should be funny. Book can be a serious book also, which this book is to a great extent, but it can be fun to read. And that Bollywood image, and since we all relate with that Bollywood and cinema, brings that fun element into it. But how I've done is that
whole chapter which is coming is summed up by that Bollywood image. So if I'm talking about that you should let people leave the organization in a decent way and make it a very smooth process. If someone is leaving the organization, why to make the person's life hell? The chapter name is Easy Exit. Normally what happens is, if someone is leaving, it is treated as someone is betraying or as a traitor. बागी है ये इंसान जो यहाँ से छोड़ के जा रहा है नौकरी, या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, तो उसको हर इंसान उसी नज़र से देखता है. कई बार उनके जो बॉसेस या लीडर्स होते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, दे मेक देयर लाइफ हेल. तो चैप्टर है, उसमें चैप्टर में मैंने बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और एक ईजी प्रोसेस से हाउ मच यू गेन एंड हाउ मच योर ऑर्गेनाइजेशन गेन इफ इन केस यू लेट द पर्सन गो स्मूथली. उसके लिए मैंने बॉलीवुड इमेज यूज़ करी है. हमारी फेमस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का डायलॉग, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी. तो बात इतनी सी है कि अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो और अपनी ज़िंदगी जीने दो उसको. सो that is how I have used Bollywood images, and that is the reason of using Bollywood image, so that people get some fun, some entertainment, and also a message which is coming in the Totally infotainment value. Yes. we get- infotainment. Yeah, you put it right. Yes, infotainment. So when you have mentioned in the book introduction that one question which led you to write this book. So what did you answer during that interview, and what's your answer for that question now? Yeah, that's a very interesting point. That was an event around my book Fall Don't Fail, and so-called Gen Z asked me this question: what is a great leader? My answer at that time was very short and crisp, and it was about largely about being visionary and someone who can make people rally around his or her thoughts. So if I have an idea and I'm able to sell that idea to people, and people are following that lead and work towards that, that was loosely what I call as leadership to that lady. But because when I returned back from that event, I was constantly thinking that my answer was not correct actually, or not comprehensive enough. I should deep dive and understand more on this topic, that what should be the correct answer. It's a very interesting thought also, and a few incidences also helped me in crystallizing my thoughts around what is a great leader, and that resulted in my formula for leadership, which I mentioned in the book also, and that is my reply now. So leadership is equal to, in the bracket, vision, idea, oratory skills, executional abilities, competencies, etc., everything put together in the bracket, and then it is multiplied by credibility. So if your credibility is 0, you may still be a good go-getter or result getter or a manager, but your leadership score will become 0. If it is 50%, your entire effort on other things as a leader will come to 50%. So I'm not saying that person should not be a good orator. I'm not saying a person should not be a visionary. कौन आदमी एक डम इंसान के साथ में काम करना चाहेगा जिसको पता ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है, राइट? वो होना चाहिए. उसके लिए कोई उसकी इम्पोर्टेंस की कहीं कोई मैं कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. दैट इज ऑल देयर. बट देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, जिसको हम कभी भी ना फैक्टर इन नहीं करते अपनी लाइफ में जब हम लीडरशिप की बात करते हैं. एक लीडर को कॉन्शियसली पता भी नहीं है होता, जनरली आई एम स्पीकिंग, एक्सेप्शंस तो हैं ही, कि क्रेडिबिलिटी ही वो फैक्टर है जो उसको लोगों की नज़रों में विलिंगली फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर रही है या नहीं कर रही है. एंड क्रेडिबिलिटी इज बिल्ट एंड ब्रोकन इन स्मॉल मोमेंट्स. So my definition of leadership now is be credible. Rest everything is given. वो तो होनी ही चाहिए आपके पास, लेकिन you be credible and that will make you incredible. So that is the subtitle of the book. Yes. Actually, maximum chapters, मतलब till
द पार्ट विच आई हैव रेड, मैक्सिमम इसमें एक चीज़ तो है कि एज अ लीडर वेन एवर दे टेक अ डिसीजन, उसके बाद जो गूफी लीडर्स होते हैं उनके पीछे में बिहाइंड टॉक्स ज़्यादा होते हैं। ये एक रेफरेंस मैक्सिमम मैंने देखा अभी तक के चैप्टर्स में। तो क्या आपने भी कभी कोई ऐसे अपने लीडर्स के बिहाइंड टॉक किए हैं? क्योंकि खुद का मेंशन तो आपने नहीं किया सर बिहाइंड टॉक्स का। मैंने पूरी किताब ही लिखी है और इसमें गूफी लीडर्स के बारे में बिल्कुल करी है बिहाइंड टॉक, और मैंने बिहाइंड टॉक से आगे बढ़कर आई केम एंड रोट द बुक ऑन गूफीज, राइट? सो एंड आई विल नॉट बी wrong in saying that I have met more goofies than creddies. Creddies तो मुझे बहुत कम मिले हैं, goofies बहुत ज़्यादा मिले हैं। लेकिन तो यही पर्पस था कि जैसे होता है ना, पॉल्यूशन ख़त्म करना है अपने को, तो पॉल्यूशन ख़त्म करने की अगर मुहिम चलानी है और हरित क्रांति लेके आनी है, तो यही है कि टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना है अपने को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, और बियॉन्ड कॉर्पोरेट ऑल्सो। और गूफीज को, अगर वो इंटेंशनल गूफीज हैं, तो उनको बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, और इंटेंशनल गूफी हैं तो बाकी लोगों को भी सावधान करना है कि यू आर डीलिंग विद अ गूफी, सो एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। एंड इफ इट इज एन अनइंटेंशनल गूफी, इनोसेंट गूफी, पता ही नहीं है कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि यही सही है, दिस इज द वे टू लीड, बिकॉज मैंने ऊपर से अभी तक यही देखा है, तो मेरे को लगा यही सही है कि मैं लोगों को क्रेडिट ना दूं, हर जगह पे अपना ओपिनियन लेके पहुंच जाऊं। सो इट हैपेंस। गूफीज से हमें लोगों को सावधान करना है, और गूफीज को भी एक टूल किट देनी है कि वो क्रेडी बन सके, उनको भी आईना दिखाना ज़रूरी है। ये सर आपने एक पॉइंट बोला कि जो गूफी लीडर्स है वी हैव टू मेक देम रियलाइज, बट बीइंग अ सबऑर्डिनेट इट्स अ क्वाइट टफ टास्क, क्योंकि हाउ विल यू लेट मेक देम रियलाइज? जो इंटेंशनल गूफीज है उनको तो इट्स लाइक वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट देम। जो अनइंटेंशनल है दे विल, हाउ दे टेक द आर क्रिटिसिज्म, आर रिव्यू और आर एडवाइस, इट्स अप टू देम। तो इसीलिए बुक लिखी है कि उनको बुक गिफ्ट कर दें, पढ़ेंगे अपने आप उन्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि क्या है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। कई कॉर्पोरेट्स ने बल्क में बुक ऑर्डर करी है, बिकॉज लीडरशिप बिलीव्ड that if they give this book to everyone, some of the goofies will realize that they are doing goofiness and they will change. So that is also, this is a powerful tool to do that. And as a shameless marketer of my own book, I am saying that, right? But coming to the other way of how to do that is having very open conversation, and with Gen Z's, flooding into the workforce, you will find these kind of conversations happening very frequently, wherein people are being told कि this behavior is not acceptable, you are doing wrong things, right? And if you have a credible leader, say, and there are goofy leaders, then that credible leader will also play a role. ठीक है, आप subordinate तरह नहीं कह सकते, but then someone can go to a credi and tell कि please talk to my goofy and tell him that, or her, that this is something wrong. So I will tell you one thing. People normally talk in corporates, especially in corporates, how many headcount we have. Some good IT company will say I have 2 lakh headcounts. How many people are working? 2 lakh headcount. Some will say 50,000, 30,000. Someone will say 100. My point is, if you have 10,000 headcounts, how many heart counts you have? कितने लोग दिल लेके अपना काम करने आ रहे हैं? And that is what is the difference between creddies and goofies. Goofies look at people like head counts. Creddies look at people like heart counts. I need both head and heart, right? Creddies look at head count, of course, they need brain power also, but they need it with the heart, right? They need people to come and do the things with full dedication and commitment. And that comes when you look people from heart count point of view. As I've written in the book also,
and any credit leader will do that, and any, you know, a person who is having the right intent will aspire to do is, I have used a word called crediverse. So जो क्रेडिज होते हैं ना, वो क्रेडिवर्स बनाते हैं, जैसे यूनिवर्स बनता है, ऐसे क्रेडिवर्स नाम दिया मैंने उसका. एंड गूफीज विल मेक गूफी लैंड. वो गूफी लैंड बना देंगे उसको पूरा. जैसे डिज्नी लैंड होता है, वैसे गूफी लैंड हो गया. सो any sensible person who has right intent will make sure that they make crediverse and not a goofy land, right? So goofy behavior will keep on coming into the system, but if you are having a focus on the leadership behaviors and leadership quality, this churning of goofy either becoming credi or going out of the system will keep on happening automatically. क्रेडी वर्सेस गूफी, आपने जो एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छी तरह से, एंड दैट सम्स अप द बुक एज वेल. बट हैव यू डन एनी गूफीज़म if you want to share your experience? Yes, I have done goofism. Many. I have learned, I have corrected myself, and I'm still evolving. I'm not saying I'm perfect ready. Today also, the things I have written in the book, not 100% of the things, 100% of the time I have done correctly. I have, but I can say one thing, that probably I was not an intentional goofy in most of the case. But one example can be that, becoming center stage of conversations on almost all the subject. If I am leading a team and if there is a conversation going on any subject, I try to become the one who has the best opinion. That is a mistake. Not any person has best opinion for everything. There is a capability in the team. So you don't have to be a power center of knowledge wherein people are just spectators and looking at you, that what will you say. No, that is not important. What will you say? That is not important every time. Obviously, you are leading a team, so you will have your own opinion, and that might be coming with good experience, and that might be good and true in many cases, but not on every subject and always. That is the pressure I took on myself, that if there is a conversation going on within my team, I should be the one who has the best opinion and the last say. That is the goofism I have done. But I have learned and I have retracted myself from that behavior. If there is a discussion going on, if I have a genuine point and merit in my point, then only I put it across. And if it is not, then I let people discuss, and they bring beautiful solutions at times and beautiful points. Yeah. But now you are a face. Now you have been the best author. Social media life is a totally different toll actually on a person. There are many people who trolls you. There are many people who criticizes you intently. So how do you face them? Do you have any some resistance or any trolls have you faced? So first of all, if I talk about social media or public in general, so my mantra is simple so far. I speak and I do things which I believe in. If I am being criticized, I look at the credibility of the criticizer, and if it is a credible source, then I look at what is the point and I introspect, and if there is anything to be corrected, I correct it with all genuinity. There is no ego or something that I know it all. But yes, my intent of sharing anything, saying anything, and doing anything in public is always backed by my own conviction. But I still believe that conviction can be challenged if there is a genuine, credible person who is challenging that conviction and having a point. I can have a very, deep look at the point and change if required. And after becoming the best-selling author on Amazon, what was your reaction? How did you felt? How you got to know? So, see, first of all, it is a very relative thing.
I became best-selling author at one point of time in Amazon, right? Somebody else became after that. Somebody else was before me, right? So it was more of a relative thing. I don't see it as a big validation of my work. Obviously, I am happy that I became Amazon bestseller at some point of time. I feel that book deserves that, and it is not only me who has worked on the book. There are a lot of people who have worked on the book. And as I have written in the book also, that book is always complete when it is read and not when it is written. It is half job done. So when any book becomes or achieves a milestone like Amazon bestseller #1 or XYZ award, it is an award not only for the writer, but for the editor, for the cover designer, for the publisher, for the printer, and more importantly, for the readers. So I'm happy from that fact. But yes, book will keep on going. The good part with any book, or for that matter, any creative work, is that it is immortal. Once written, it is always there. Whether I am there or not, book will always be there. That will be a part of you which will be there. Yes. So talking about your books, I got whatever thing I got to know about you after talking to you, I feel that there is some spiritualism behind all this. So are you spiritual enough? So I'm still discovering my spirituality. If trying to make this world a happy place, if trying to share my learnings with the world, if having the right intent, if doing the right things for, say, environment and healthcare, and making people slightly better than what they were yesterday, if all this is spirituality, then yes, I am into spirituality. I am still discovering. I'm part of various groups, personal groups, social groups, wherein we discuss about afterlife, before life, purpose of life, etc. But I'm still, a very, uh, very nascent learner in that sense. So uh, that is my spirituality. But what are from Creddy versus Goofy? Uh, what I felt after reading the book is like it's a guide. It's a kind of corporate spiritual guide. What I felt like that. So that's why I just thought that there is some spirituality which is hidden behind the curtains. Yeah, correct. I mean, in that sense, Keddy is a very spiritual person. You can say that. Very spiritual person, and very spirited also. Highly spirited, highly positive, and very spiritual also, because Keddy is talking about emotions. Keddy is very emotionally intelligent person whose every action is talking how to deal with emotions of the people and make the right impression in all genuinity and authenticity, not a false impression. So yes, in that sense, you will find spirituality, and Keddy is a spiritual person. True. बहुत बढ़िया. But two books you have written, Fall Don't Fail, Creddy versus Goofy. These are were all from your personal experiences, as far as I know. But क्या आने वाले फ्यूचर में कुछ आपका जॉनर जो है एक्सप्लोर आप करने वाले हैं, क्या होने वाला है, थोड़ा सा आर यू प्लानिंग समथिंग? No, yes, of course, I love writing, and I will keep on writing. So, my first book was Fall Don't Fail, which was about my personal experience, and the experiences that I have seen of different people who were around me. My second book was also there, which is a poetry book called Ma. I was going to talk about that as well. Yeah, so Ma was written by me and my younger daughter. Uh, our collection of are there. Then third one came as a self-help book. You can call it a corporate self-help book called Creddy versus Goofy. It is about my thoughts of credible leadership and some anecdotes in a form of a story, so that people can read it in a very fun way.
The next one that I'm working on is a collection of something which we all are, work in progress again. See, Ankit, you, me, everyone is a work in progress, and we are making our own stories. Our journeys are basically nothing but stories. And as human being, we love stories. We forget facts, we love stories. And that is what I am writing next. I'm writing a collection of short stories, which are definitely not my personal experiences. They are my imagination, but they are not science fiction. They are fiction, but not science fiction. They are very practical, doable, can happen kind of imagination, which will have mix of lot of different flavors. So yeah, and I'm co-authoring it with another author. Expecting that book to come as early as possible in my hands. Yes. So, Credy versus Goofy. Coming back to Credy versus Goofy, you have talked about leaders, and I asked you the what a great leader should be. But there are many people who are in the journey of leadership. They are not yet a leader, but they are in between somewhere. They are an employee. They have a team under them, but yes, they have to report them. So they are mid employees. So, what advice will you give to them to be successful in their future endeavors, and to be a good leader, to be remembered by their subordinates throughout their life as a good leader? So first advice is read this book, because what I have put in is 30 years of experience, and what mistakes we have seen people making today also, that is all there. So if you don't make these 36 mistakes, and if you adopt these 36 right behaviors, I think a great amount of your learning and actions are in place, right? So step number 1. Step number 2 is write your farewell speech. I would like to ask every emerging manager or a first time manager to write their farewell speech when they will go out of this organization or from the corporate world, what they want to hear from people who are giving their farewell speech. Ankit was a guy who was very hardworking, very genuine, always helping. He has never ditched anyone. He was not hogging the limelight every time, and he always gave chance others to perform well. This can be a farewell speech for Ankit. There can be another speech for Ankit. Ankit was good at his work, and he did his job uh, every time with good efforts, right? Now, both are positive because they are farewell speech. People don't talk very negative in farewell speeches. But can you see the difference? One is coming from very compulsive kind of voice, and one is coming from the heart. So write your farewell speech and then make it happen, which means if you want people to say these things about you in your farewell speech, then let's start working towards that. And I'm not saying to be a people pleaser person. This may be sounding as कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं ये लिख लेता हूँ और फिर मैं वो करता हूँ ताकि लोग मेरे बारे में वो कहें. I'm not saying that. And I'm telling you from a personal experience, people who are always goody-goody with other people and don't do the right things are not liked by people. And they are not good leaders also. A good leader is who tell the harshest thing to you on your face when it is required. If you need to be given a straight feedback, then it has to be a straight feedback. If you are not doing it, you are not fulfilling your role as a leader. So I'm not saying to be a people pleaser, and that is not what I meant by writing your farewell speech. I'm asking to write the farewell speech in all genuinity about your work, about how you led, about the tough things that you might have done, tough calls that you have done, and then follow that path. No, I'm diving into the thinking right now what my farewell speech would be. Yes. Uh,
Yeah, one thing I noticed, you talked about 36 anecdotes, 36 stories. There are 36 credits. There are 36 goofies in your fall, don't fail. There were 36 stories. So what's your connection with the number 36 actually? So, in Indian mythology, we say 36 का आंकड़ा, Yeah. और in Indian tradition we say 36 का आंकड़ा है, and also we say 36 गुण, right? 36 गुण मिलाते हैं ना, and when you multiply 36 by 10, it becomes 360. So that is a 360-degree view, right? So there are 3 reasons, and none of them was true, of having 36 chapters. But yes, in the hindsight, when I look back, it looked like कि हाँ 36 का आंकड़ा होता है गुफीज का इन गुणों के साथ में, और 36 गुण मिलते हैं क्रेडिस के, राइट? एंड यस, ऑफ कोर्स, इसमें जो हम क्रेडी मीटर बना रहे हैं वो 360 डिग्री पे बना रहे हैं, तो उसका इवैल्यूएशन उस पे होता है. बट ऑनेस्टली अंकित, इट जस्ट हैपेंड. आई कुडंट फाइंड मोर चैप्टर्स इन फॉल डोंट फेल एंड इन क्रेडी वर्सेस गूफी. तो कुछ हम मेरा इन 36 के साथ में या 36 के साथ में कुछ पुराना है, तो वो चल रहा है वो बाई चांस. बट येस, after writing the book, and when it was 36, and when me and a couple of my beta readers were sitting, and that question came कि why 36, why 36, then I said, suddenly it came to my mind कि ये 36 गुण है और ये क्रेडिट्स के साथ में मिलने चाहिए, और गूफीज के साथ में इनका 36 का आंकड़ा होता है. बट ये 360 डिग्री का है आपका, जो मैं इसमें इवैल्यूएशन करने के लिए कह रहा हूँ क्रेडी मीटर के ऊपर, वो 360 डिग्री में से है. तो कितना आप उसमें हो, फुल 360 डिग्री हो तो आप परफेक्ट क्रेडी हैं, कितना डिग्री आप क्रेडी हो. एंगेजिंग जो ऑनेस्ट आंसर्स हम खुद से भी देते हैं आफ्टर द क्वेश्चंस यू हैव पुट अप इन आफ्टर ईच चैप्टर, दैट्स टोटली 360 व्यू खुद का भी मिल जाता है सबको. खुद का स्वॉट एनालिसिस एक हो जाता है इनडायरेक्टली. दैट आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग द बुक. पोएम्स की भी बात की थी आपने सर, आपने एक पोएम्स की भी बुक लिखी है. सो डू यू डिफाइन योरसेल्फ विद सम लाइंस? कुछ लाइंस है जो आपने खुद के लिए भी लिखी है ऐसे? देखिए, पोएम तो एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है इंसान अपने ही लिखता है, तो उसमें जो हर लाइन है वो मेरे लिए ही है, मैंने ही लिखी है. जो उसकी टाइटल पोएम है माँ, तो वो मेरी ही भावनाएं हैं, ना सिर्फ मेरी अपनी माँ के लिए बल्कि दुनिया के हर इंसान के, उसकी माँ के लिए मैंने कोशिश करी है कि उसमें मैं बात कह सकूं. और उसमें मैंने आखिरी लाइन में ये भी लिखा है कि मैंने एज अ कवि बहुत कुछ लिखा है और अच्छे से लिखा है, लेकिन माँ को मैं डिफाइन करते करते हार गया. मैं पूरा ही नहीं लिख पाया, पूरा ही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाया एक माँ को. तो वो भी मैंने ही लिखा है. उसमें एक 1648 ही संवाद लिखा है मैंने, जहाँ पर एक 16 साल का मैं अपने खुद के 48 साल के रूप से बात कर रहा हूँ. मैंने उसमें एक पोएम लिखी है तरबूज के बीज, जो कि काफ़ी हद तक फॉल डोंट फेल की मेरी अनुभवों से निकला है, कि मैंने तरबूज के बीजों से उलझना छोड़ दिया है. हम गर्मियों में तरबूज खाते हैं और उसमें बीज होते हैं, हमें लगता है बीज ना होते तो कितना अच्छा होता, तरबूज खा लेते. संतरे में, आप तो ऑरेंज सिटी से हैं, संतरे में रेशे होते हैं, तो रेशे ना होते तो सीधा खा लेते उनको. उनसे भी उलझना छोड़ दिया है. तो इस प्रकार से मैंने जो है उसके अंदर मैंने एक महिला को गोलगप्पे खाते देखा. बड़े बहुत ही पैशनेटली वो गोलगप्पे खा रही थी. एक आई और मैं दूर खड़ा था, ऐसे ही हम खड़े हुए थे, मैं और मेरा दोस्त, और हमने दूर से देखा एक महिला आई और उनका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था, सिर्फ गोलगप्पे खाना. तो इतनी डेडिकेशन से मैंने गोलगप्पे खाते किसी को देखा नहीं था उससे पहले. तो मैंने पोएम लिख डाली और उस पोएम का शीर्षक रखा गोलगप्पन, जो हर उस गोलगप्पे प्रेमी के लिए मैंने लिखा जो गोलगप्पा खाने में इतना इंटरेस्टेड रहती हैं, महिलाओं के लिए खास तौर से. तो इस प्रकार से जो उसमें सारी पोएम्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दिल से निकली हैं, और कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं जीवन के जो मैंने उसमें लिखे हैं. वाह, मतलब अभी तक सारा आपके खुद का जीवन का जो एक्सपीरियंस है, सारा निचोड़ आपकी जितनी भी राइटिंग्स है उसमें हमें देखने मिलेगा. फ्यूचर में थोड़ा आप इमेजिनेशन की तरफ जा रहे हैं सर आप? हाँ, बिल्कुल, मैं इमेजिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, और
उन इमेजिनेशन की भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आती है, कुछ हल्का सा वाक्य कहीं से छोटा सा मिलता है, तो उससे फिर आप लेकिन सर आपके किस्से सुन के लिटरली ऐसा लग रहा है कि सर कि हमारे लाइफ में आसपास बहुत ऐसी सीखे हैं, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आपने गोलगप्पे का एग्जांपल दिया, किसी से भी सीख सकते हैं। किसी से भी सीख सकते हैं। एनीथिंग इंस्पायर्स। एक अंकित, मैं आपको बताता हूँ बात कि एक अच्छे लीडर और एक बहुत अच्छे लीडर के अंदर जो फ़र्क मैंने पाया है, वो यही है जो आपने अभी बोला, सीखने की तमन्ना। जो एक अच्छा लीडर होगा या अच्छा लीडर नहीं भी होगा, उसको लगता है उसे सब आ गया है, तो उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको सिर्फ सिखाने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है, उसको सब आता है। यहीं पर गलती हो जाती है। एक अच्छा लीडर ताउम्र सीखता रहता है, और जो आपने कहा अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, दैट्स ट्रू। That is very important to not only say but also do. So have a learning mindset. This is my message to every Gen Z also again, that have a very learning mindset, right? Learning will never stop because things around us are changing. So adapt to it, learn fast, fail fast, and then learn again. That is how progress will happen. काफ़ी कुछ जानकारी सर आपने हमारे साथ शेयर करी, एंड लिटरली एक सेल्फ एनालिसिस में मैं भी पहुंच गया हूँ आपसे बात करके। एंड डेफिनेटली ये बुक पढ़ने के बाद तो और ज़्यादा खुद का एनालिसिस मैं रिटर्न में कर पाऊंगा, ऑन पेपर्स कर पाऊंगा। बट थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर लाइफ विद अस। एंड आई होप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस पॉडकास्ट से आप भी बहुत कुछ लाइफ में अपने सीखे। यू ऑल्सो गो हैड एंड बी अ ग्रेट लीडर्स इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you so much, sir. Any last message before going you want to give to our viewers? Anything you want to say? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बुक लिखना मात्र ही मेरा मैं मानता हूँ कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, और मैंने एक मिशन लिया है अपने हाथों में कि मैं बाय 2033 आई विल बी मेकिंग 1.1 मिलियन क्रेडी लीडर्स. So I have created workshops around it. I have created a certification program around it, and I am on that mission, and I will definitely do it with all your blessings and good wishes. Thank you so much, Ankit, for having me here. Thank you so much, sir. एंड लास्टली सर, अब आपने क्रेडी सर्टिफिकेट्स का बता ही दिया है, तो कैसे उसके लिए अप्लाई करें, कैसे करें, थोड़ा सा अगर जानकारी मिल जाए तो बेटर है। सो मैंने वर्कशॉप्स बनाए हैं, और मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, सोसाइटी में, जनरली ऑल्सो आई विल बी कंडक्टिंग लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, एंड देर इज़ अ टीम वर्किंग बिहाइंड इट. We have very structured credit leader program, and I'm also making a software where you can evaluate yourself, and you will get a very decent, nice diagnostic report about your leadership behavior. I'm calling it credible leadership behavior. You can evaluate yourself or you can evaluate others. So I will be soon coming out and sharing the details with all of you, and you will also hear a lot of workshops on credit leadership happening around you. Thank you so much. It's been a pleasure talking to you and very motivational as well. Thanks a lot, sir.